हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे एवं मस्त होंगे। चलिए अध्याय 3 हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। भू संसाधन तथा कृषि, लैंड रिसोर्सेस एंड एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे और जानेंगे भी। ये नोट्स और इसमें जो हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। और इतना ही काफ़ी है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। आप लोग अच्छे से इसी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए समझ करके, और नोट्स को भी अच्छे से समझ करके याद कर लीजिए। मोर देन इनफ होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। भू उपयोग वर्गीकरण, लैंड यूज एंड क्लासिफिकेशन, इसके अंतर्गत टोटल कितने क्षेत्र आते हैं? 9। वनों के अधीन क्षेत्र, जो वन के अधीन क्षेत्र आते हैं। उसके बाद बंजर भूमि, बंजर भूमि का मतलब समझते हैं कि वहाँ पे खेती उती नहीं होता है। गैर कृषि कार्यों में भूमि, तो गैर कृषि कार्यों में भूमि जहाँ पे खेती कार्य होता ही नहीं है, जैसे रोड हो गया, सड़क हो गया, बस्तियाँ हो गई, नहरें हो गया, उद्योग जहाँ पे लगता है, दुकान हो गया, पोखर तालाब, ये सब जो है गैर कृषि कार्यों में भूमि लगी रहती है। अस्थाई चारागाह का मतलब हुआ कि आप पे ये जो है सामूहिक हो गया। आपके पंचायत या क्षेत्र के अंतर्गत सामूहिक रूप से एक चारागाह का निर्माण कराया गया। अभी के समय में तो ये चारागाह होता नहीं है, लेकिन पहले जो होता था वो अस्थाई चारागाह के रूप में सभी पंचायतों के लोग वहाँ पे अपना गाय भैंस जो भी पालतू जानवर होता है वो चराने के लिए जाते थे। उसी को हम लोग अस्थाई चारागाह क्षेत्र बोलते हैं। विविध तरु फसलों के अंतर्गत, इसके अंतर्गत आता है उद्यान व फलदार वृक्ष, जैसे कि सेब हो गया, लीची हो गया। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, तो इसके अंतर्गत जो है वो 5 वर्ष तक जो खेती नहीं की जाती है। खेती करने लायक होता है लेकिन फिर भी वहाँ पे खेती नहीं होती है, उसी को हम लोग कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहते हैं। वर्तमान पड़ती भूमि, पड़ती भूमि समझती हैं कि पड़ती खेत जो हो गया, जहाँ पे वो खेती करने लायक है लेकिन वो 1 साल से खेती नहीं हो रहा है वहाँ पे। उसके बाद है पुरातन पड़ती भूमि, जो 5 साल या इससे अधिक वर्ष तक खेती नहीं होती है वहाँ पे। वो भूमि को वैसे ही व्यर्थ छोड़ दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे खेती करने लायक भूमि है फिर भी वहाँ पे खेती नहीं होता है, उसी को हम लोग पुरातन या पड़ती भूमि कहते हैं। निवल बोया गया क्षेत्र क्या है? जिस पर फसलें उगाई एवं काटी जाती हैं, उसको हम लोग निवल बोया गया क्षेत्र बोलते हैं। भारत में भू उपयोग परिवर्तन 1950 से 51 से लेकर के 2014-15 के बीच में। कृषि योग्य बंजर भूमि 50-51 में कितना था? 8% था। 14-15 में 4% हो गया, कमी हो गई। उसके बाद पुरातन पड़ती भूमि 50-51 में कितना था? 6.1%। 14-15 में 3.6%, जो कि कमी हो गई है। इसी तरह से वर्तमान पड़ती भूमि, निवल बोया गया क्षेत्र, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि में सर्वाधिक वृद्धि दर शहरीकरण के कारण हुआ है। मतलब कि शहर में ज़्यादातर लोग खेती करते नहीं है, वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग, घर, उद्योग, कारखाने ये सब लगाते हैं, तो ये सब जो है शहरीकरण के कारण हुआ है। वर्तमान पड़ती भूमि वर्षा की अनियमितता व फसल चक्र पर निर्भर करता है। बंजर व व्यर्थ भूमि में अस्थायी हो गया चारागाह, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में कमी हो गया, वन क्षेत्र में वृद्धि जो कि वास्तविक नहीं है, यही सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब है फसल ऋतुएं एवं कृषि के प्रकार, क्रॉप सीजन एंड टाइप्स। तो इसके अंतर्गत देखिए खरीफ फसल, खरीफ फसल में क्या होता है? खरीफ फसल में जो है ये जून से सितंबर तक इसका समय अवधि है। जून में इसकी बुआई होती है और सितंबर में कटाई होती है। इसके अंतर्गत चावल, कपास, बाजरा, मक्का, अरहर, जूट ये सब आ गया, ज्वार। रबी फसल जो है वो अक्टूबर में बुआई होती है और मार्च में कटाई हो जाती है। गेहूं, चना, तोरई, सरसों ये सब इसके अंतर्गत आ गया। जायद फसल जो है अप्रैल में बुआई, जून में कटाई। फसल में तरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जियां ये सब चारा की फसलें ये सब हो गया। उसके बाद है कृषि के प्रकार आर्द्रता के आधार पर, जो कि सिंचित कृषि है और दूसरा है वर्षा निर्भर। तो सिंचित द्वारा जल प्राप्त किया जाता है। सिंचित का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को पटाना, यानी कि पानी डालना उसमें, जैसे खेत पटाना हुआ, सब्जी की खेती करती है तो उसमें पानी की मात्रा होती है, उसी को सिंचाई बोलते हैं। सिंचाई द्वारा जल प्राप्त करना, इसमें भी 2 प्रकार होता है। एक होता है रक्षित सिंचाई, जो फसल बचाने के लिए,
और उत्पादक सिंचाई जो अधिक उत्पादन के लिए किया जाता है। वर्षा पर निर्भर कितना है? शुष्क कृषि है जो कि 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले कृषि को हम लोग शुष्क कृषि कहते हैं। अब है खाद्यान्न फसलें, चावल एवं गेहूं। चावल जो है भारत विश्व का 22.07 चावल उत्पादन 2018 के डेटा के अनुसार। चीन के बाद दूसरा स्थान है, सबसे पहला स्थान चीन का है चावल उत्पादन में। 3000 प्लस किस्में जो है भारत में पाई जाती हैं चावल की। समुद्र तल से 2000 मीटर तक संभव है इसकी क्या बुआई, कटाई, रोपाई। इसके प्रमुख राज्य है पंजाब, पश्चिम बंगाल, यूपी, उत्तर प्रदेश, पंजाब हरियाणा में हरित क्रांति के बाद 1970 से जो है वो शुरू हुआ था। इससे पहले पंजाब हरियाणा में ज़्यादातर गेहूं की खेती की जाती थी। पश्चिम बंगाल में 3 फसलें हैं, ओस, अमन और बोरो। गेहूं देखिए, भारत विश्व का 12.8% जो है उत्पादन करता है। ये रिपोर्ट 2017 के अनुसार है। शीतोष्ण कटिबंधीय है, रबी फसल है ये। 85% क्षेत्र उत्तरी मध्य भाग में है। हिमालय पर्वत श्रेणी में 2700 मीटर तक की ऊंचाई पर खेती की जा सकती है। प्रमुख राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब हरियाणा। पंजाब हरियाणा में इसकी उत्पादकता कितनी है? 4000 किग्रा प्रति हेक्टेयर है। कुल बोए गए क्षेत्र कितना है? लगभग 14%। देखिए ज्वार, कुल बोए गए क्षेत्र का जो है ज्वार मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। ज्वार जो है कुल बोए गए क्षेत्र का 5.3% उत्पादन होता है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक उत्पादन होता है। दक्षिण व मध्य भारत की ये प्रधान फसल है। अब बाजरा है, कुल बोए गए क्षेत्र जो है इसका कितना है? 5.2%। मक्का का कुल बोए गए क्षेत्र 3.6%। दालें कुल बोए गए क्षेत्र 11%। देखिए ज्वार का कितना है? कुल बोए गए क्षेत्र 5.3%। बाजरा का कुल बोए गए क्षेत्र 5.2%। पश्चिम व उत्तर पश्चिम भारत में इसकी जो है ज़्यादातर खेती की जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में। मक्का जो है कुल बोए गए क्षेत्र 3.6%। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, तेलंगाना ये सब में मक्का की खेती ज़्यादा होती है। दालें के अंतर्गत देखिए कुल शस्य क्षेत्र 11%। प्रोटीन का मुख्य स्रोत है ये। नाइट्रोजन स्थिरीकरण मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ाता है। चना व अरहर प्रमुख दाल है। उसके बाद आ गया तिलहन। तिलहन में कुल शस्य क्षेत्र 14% तक तिलहन उपजाया जाता है। मूंगफली, तोरिया, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी ये सब जो है तिलहन के प्रमुख फसल हैं। मालवा का पठार, मराठवाड़ा, गुजरात और राजस्थान में इसकी खेती की जाती है। मूंगफली है, भारत विश्व का 18.8% उत्पादन करता है। मुख्यतः ये शुष्क प्रदेशों में वर्षा आधारित हैं। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। रेशेदार फसल गन्ना, चाय एवं कॉफी के बारे में आप समझते हैं। ये हो गया कपास। चीन के बाद दूसरा स्थान हम लोगों का आता है भारत का। कुल बोए गए क्षेत्र 4.7%। प्रमुख राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। अमेरिकन कपास जो है जिसको नरमा बोला जाता है उत्तर पश्चिम भाग में आता है। अब देखिए जूट, विश्व का लगभग 60% उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल में 3/4 भाग उत्पादन होता है। कुल शस्य क्षेत्र है 0.5%। विभाजन से पूर्वी पाकिस्तान में बड़ा अभी का जो बांग्लादेश है उसको हम लोग पूर्वी पाकिस्तान बोलते हैं। वहां पे जूट का अत्यधिक उत्पादन किया जाता है। अब गन्ना, शुगर केन, ब्राजील के बाद दूसरा स्थान जो है वो भारत का ही है। गन्ना उत्पादन में सबसे पहला स्थान ब्राजील का है। विश्व का 19.76% उत्पादन होता है। यूपी में 40% गन्ना उत्पादन होता है। कुल शस्य क्षेत्र कितना है? 2.4%। अब चाय को क्या बोलते हैं? टी। विश्व का 21.22% उत्पादन में अग्रणी देश है। 1840 में ये सबसे पहले शुरू हुआ था असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में। चीन के बाद निर्यात में दूसरा स्थान है। देखिए निर्यात का मतलब होता है बेचना और आयात का मतलब क्या होता है? खरीदना।
सबसे ज़्यादा निर्यात चीन करता है चाय का। उसके बाद जो है भारत। असम जो है देश का 53.2% क्षेत्र पर चाय की खेती की जाती है। कॉफ़ी कॉफ़ी विश्व का 3.17% उत्पादन होता है। विश्व में 8वां स्थान है। अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका किस्में जो है ये कॉफ़ी की है। कर्नाटक जो है वह देश का 2/3 भाग उत्पादन करता। अब है भारतीय कृषि की क्या सब समस्या है। पहला समस्या है अनियमित मानसून पर निर्भरता। मतलब कि मानसून जो है समय पे से आता नहीं है भारत में, वर्षा होती नहीं है सही से, इसीलिए जो है ये समस्या बनी हुई है भारत में। केवल 1/3 कृषि क्षेत्र सिंचित है, शेष वर्षा पर निर्भर है। 2006 व 2017 में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में आकस्मिक बाढ़ भी आ गया था। वित्तीय संसाधनों की बाधाएं और ऋणग्रस्तता। देखिए भारत के जो किसान है वो बहुत ही गरीब है, उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं रहते हैं खेती करने के लिए, जिस वजह से वो हमेशा ऋणग्रस्त रहते हैं और इसके कारण वो आत्महत्या भी कर लेते हैं। ये बहुत ही बड़ी समस्या है भारत के किसानों के लिए। छोटे खेत व विखंडित जोत, मतलब 60% किसानों के पास 1 हेक्टेयर से छोटे भूमि है। 40% किसानों की जोत 0.5 हेक्टेयर से भी कम है। मतलब छोटे छोटे खेत में बटे रहते हैं सब, किसी का भी एक बड़ा प्लॉट नहीं रहता है, जिस वजह से उसको खेती करने में बहुत ही दिक्कत होती है। उसके बाद हो गया निम्न उत्पादकता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कम चावल, गेहूं, कपास, तिलहन की प्रति हेक्टेयर उपज अमेरिका, रूस, जापान से भी कम होता है। यानी कि इसकी जो है उत्पादकता बहुत ही निम्न होती है। भूमि सुधार में कमी। यहाँ का जो भूमि का नियम है वो भी जो है बहुत ही कमी है। जमींदारी प्रथा से के कारण यहाँ पे शोषण बहुत होता है। किसी आदमी के पास बहुत ज़्यादा भूमि है तो किसी आदमी के पास बहुत कम है। व्यापक अल्प रोजगारी। खेती के लिए जो है यहाँ पे सिर्फ 5 से 6 महीने काम होता है, वो बाकी बात सब 6 महीने बैठे ही रहता है यहाँ का किसान। अब है भारत में कृषि विकास एवं हरित क्रांति। कृषि के विकास के लिए 1950 के बाद जीविका अर्थव्यवस्था, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया गया। IADP गहन कृषि कार्यक्रम और IAAP गहन कृषि कार्यक्रम क्षेत्र का जो है बढ़ावा निर्माण किया गया। 1970 के दशक में पंजाब, हरियाणा में चावल की कृषि प्रारंभ हुई। उर्वरक खपत में 15 गुना वृद्धि हुई। कीटनाशकों की खपत में भी वृद्धि हुई। 1990 के दशक में उदारीकरण की नीति व उन्मुक्त बाजार व्यवस्था भारतीय कृषि को प्रभावित किया। 1960 के दशक में क्या हुआ, HYV बीज मैक्सिको गेहूं एवं फिलीपींस चावल, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम एवं उत्तर प्रदेश में रासायनिक खाद प्लस नई किस्में। हरित क्रांति केवल सिंचित क्षेत्रों तक सीमित रहा। 1960 के दशक में बेसिकली ये बोला जा रहा है कि ये दूसरे देशों से गेहूं और चावल के किस्म को लेकर के आया, हाइब्रिड किस्म के बीजों को लेकर के आया, जिससे जो है वो ज्यादा उत्पादन किया। 1980 के दशक में क्या हुआ, तो योजना आयोग ने वर्षा आधारित कृषि पर ध्यान दिया। 1988 में कृषि जलवायु नियोजन प्रादेशिक संतुलन किया। NMSA वर्तमान में जो है सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन लागू किया। PKVY परंपरागत और राष्ट्रीय कृषि विकास में जैविक खेती को बढ़ावा दिया गया। चलिए अब हम लोग इस चैप्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएगा, वही सब हम लोग इसमें देखेंगे। निम्न में से कौन सा भू उपयोग समवर्ग नहीं है? प्रतिभूमि, निवल बोया गया क्षेत्र, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि और सीमांत भूमि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीमांत भूमि। दूसरा क्वेश्चन, पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का कारण क्या है? तो वन बढ़ोतरी हेतु अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि, इसका यही कारण है। सिंचित क्षेत्रों में भूमि निम्नीकरण का मुख्य प्रकार कौन सा है? तो मृदा लवणता। मृदा लवणता क्या होता है? मृदा लवणता क्या होता है कि इसमें मिट्टी में जो है नमक की मात्रा बढ़ जाना, लवणता, उसी को हम लोग बोलते हैं। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सा फसल नहीं बोई जाती है?
तो शुष्क कृषि में गन्ना की फसल बोई नहीं जाती है क्योंकि गन्ना में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ज्वार, मूंगफली, रागी को हम लोग बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में मरुआ बोलते हैं, रागी को। तो ये सब में जो है शुष्क खेती की जरूरी होती है। बाकी बात गन्ना में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। 2014-15 में नीवल बोया गया क्षेत्र कितना था? तो 45.5%। खरीफ फसलें किस मानसून के साथ बोई जाती हैं? तो दक्षिण पश्चिम मानसून। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रबी फसलों की बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। भारत में चावल उत्पादन में विश्व में स्थान कितना है? या फिर इसको हम इस तरह से बोले, भारत का जो चावल उत्पादन में विश्व में कितना स्थान है? तो दूसरा स्थान। पश्चिम बंगाल में चावल की 3 फसलें कौन सी है? बोरो, अमन और ओस। पंजाब हरियाणा में चावल की कृषि कब से प्रारंभ हुई थी? 1970 के दशक से। भारत में गेहूं का उत्पादन विश्व में कितना प्रतिशत है? 12.8%। गेहूं की खेती हिमालय में कितनी ऊंचाई तक होती है? तो 2700 मीटर। ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। देश के कुल बोए गए क्षेत्र में कितने भाग पर अनाज बोया जाता है? तो 54%। दालें मिट्टी की उर्वरता कैसी बढ़ाती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा। भारत में तिलहन फसलों के अंतर्गत कुल शस्य क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो 14%। मूंगफली उत्पादन में भारत का विश्व में कितना प्रतिशत है? 18.8%। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान। नरमा किस फसल की किस्म है? तो नरमा जो है वो कपास की किस्म है। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कितना स्थान है? तो दूसरा स्थान। पहला स्थान पे कौन था? तो ब्राजील था। उत्तर प्रदेश देश का कितना प्रतिशत गन्ना उत्पादन करता है? तो 40%। भारत में चाय की खेती कब और कहां से शुरू हुई? 1840 में शुरू हुई, सबसे पहले असम में ब्रह्मपुत्र घाटी से। विश्व में चाय उत्पादन में भारत का योगदान कितना है? तो 21.22%। कॉफी की प्रमुख व्यावसायिक किस्म कौन सी है? तो अरेबिका। तो अरेबिका जो है कॉफी की सबसे प्रमुख व्यावसायिक किस्म। यहाँ ये जो है मार्केट में इसका बहुत ही लोकप्रियता है, अरेबिका किस्म की कॉफी की। भारत में कॉफी उत्पादन का सर्वाधिक भाग किस राज्य से आता है? तो कर्नाटक से आता है। हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन। इसको हम लोग डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भी बोल सकते हैं। HYV गेहूं के बीज किस देश से लाए गए थे? तो मैक्सिको से। HYV चावल के बीज किस देश से लाए गए थे? तो फिलीपींस से। 1988 में कौन सी योजना का प्रारंभ हुआ? कृषि जलवायु नियोजन। भारत में कृषि क्षेत्र का कितना भाग सिंचित है? 1/3 भाग सिंचित है। अंग्रेजी शासन में सबसे अधिक शोषणकारी भू राजस्व प्रणाली कौन सी थी? तो जमींदारी। 60% से अधिक किसानों के पास भू जोत का आकार कितना है? 1 हेक्टेयर से कम। NMSA का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। फसल गहनता की गणना का सूत्र कौन सा है? तो सकल बोया गया क्षेत्र बट्टे निवल बोया गया क्षेत्र गुने 100। साझा संपत्ति संसाधन CPR का उदाहरण कौन सा है? सामुदायिक वन व चारागाह।
वर्तमान प्रतिभूमि को प्रति क्यों छोड़ा जाता है? भूमि की उर्वरता बनाए रखने हेतु। भूमि की उर्वरता बनाए रखने हेतु मतलब कि उसमें अगर हम 1 वर्ष तक वैसे ही छोड़ देते हैं तो इससे जो है उत्पादन क्षमता, खेत का जो है फसल उत्पादन करने की क्षमता बढ़ जाती है। 2014-15 में सकल कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत कितना था? तो 58% था। चावल की कृषि समुद्र तल से कितनी ऊंचाई तक संभव है? 2000 मीटर तक। असम के कुल शस्य क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर चाय की कृषि होती है? 53.2।